राइट। तो इसमें बेसिकली वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है, कि आप प्रोक्योरिंग एजेंसी कैन रिजेक्ट ऑल द बिड्स आल्सो, ठीक है, और देयर शुड बी नो लायबिलिटी if we are rejecting any bids. Nobody can come and claim to us कि why did you reject it, and because of your decision I am making losses, so you please pay for damages. We have no liability to for anybody, ठीक है, हम किसी की liability नहीं आएगी. You can reject all the bids, ठीक है. अच्छा, रीबिडिंग का मैंने बताया आपको, ठीक है. रीबिडिंग का मतलब है कि इफ यू हैव बिड्स कमिंग अप, आपने इसको टेक्निकल को ओपन किया सबको, लेकिन आपको यू डोंट गेट द सेटिस्फाइड बिडिंग जो आपको चाहिए थी, स्पेसिफिकेशंस आपको वो नहीं मिल रही जो आपको चीज़ चाहिए, तो देयर इज नो रीजन यू शुड मूव फॉरवर्ड. आप क्या करोगे? यू शुड गो फॉर रीबिडिंग. आप कहोगे नहीं यार, इसमें से कोई भी मेरे काम की नहीं है, आई एम रिजेक्टिंग ऑल द बिड्स. जब रिजेक्टिंग ऑल द बिड्स किया तो फिर डेफिनेटली यू गोइंग टू गो फॉर रीबिडिंग. अब जब रीबिडिंग कर रहे हो, द प्रोक्यूरिंग एजेंसी हैज रिजेक्टेड ऑल द बिड्स, इट मे कॉल फॉर रीबिडिंग, ठीक है. लेकिन बिफोर गोइंग फॉर रीबिडिंग, व्हाट शुड यू डू? एक्सेस द रीजन जिसकी वजह से आपने इसको रिजेक्ट किया था. कोई चीज़ आप मेंशन नहीं कर रहे थे लास्ट टाइम जिसकी वजह से लोग सारी बिडिंग कर रहे हैं, एंड यू आर बेसिकली नॉट एबल टू स्पेसिफाई. तो जब आप रीबिडिंग में जा रहे हो तो प्लीज स्पेसिफाई दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा है सबने एसी के रेट कोट किए हैं और सबने विंडो एसी कोट कर दिए, तो भाई आपने उसमें लिखा ही नहीं था कि आपको विंडो एसी नहीं चाहिए या आपको स्प्लिट एसी चाहिए. तो जाहिर सी बात है, आप दोबारा रीबिडिंग करोगे, दोबारा टेंडर आएगा, अगेन वही लोग गलती करेंगे, ठीक है. तो डोंट मेक द प्रीवियस मिस्टेक. तो नई जो आपने रीबिडिंग करी सारी कोटेशंस की, तो प्लीज ओमिट दैट रीजन. उस रीजन को हटाओ ताकि सही तरह लोग बिड करें दोबारा, और लोगों का भी टाइम बचे और आप अपना भी टाइम बचाएं. रीबिडिंग में जाने की कोई रीजन होगी, उस रीजन को रिपीट ना करना, ठीक है. Procuring agency before invitation for rebidding shall access the reason for rejection and may revise specifications, evaluation criteria, or any condition for builders as it may deem necessary. ठीक है. Any question regarding this? No, sir. Let's move forward. Announcement of evaluation report. ठीक है. Procuring agency shall announce the results of the bid evaluation in the form of report uh, giving justification for acceptance or rejection of bid at least 10 days prior to the award of procurement contract. ठीक है. अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं फला फला बंदे को इवेल्युएट कर लिया एंड यू आर ट्राइंग टू अनाउंस इट, तो कम से कम 10 दिन पहले आप बता दो. कॉन्ट्रैक्ट करने से 10 दिन पहले, बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, 10 days प्रायर यू टू टेल एवरीबडी कि मैं फला फला कॉन्ट्रैक्ट इस पार्टी को मैं कॉन्ट्रैक्ट करने लगा हूँ. इसके रीजंस क्या होते हैं? इफ समबडी इज एनी ऑब्जेक्शन, कोई भी इसे क्लेम करना है, तो दैट कैन बी सेटल्ड बिफोर साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, अब कोई बंदा आके तंग करेगा तो दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. तो इसलिए पेपरा ने कहा कि आप 10 दिन पहले बता दो कि किसको आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, ताकि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी के भी कोई ग्रीवेंसेस हैं, अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, आपने सोचा है मैंने इसको लोएस्ट वैलिड बिड है, आपने कहा भाई पीटीआई फर्म है या कैटेक है, मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो किसी का कोई ग्रीवेंसेस है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उस मैथडोलॉजी से रिलेटेड, उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के रिलेटेड कोई है, पेपरा में वो जाना चाहता है किसी लिटिगेशन में रूल में कि भाई आप ये फला रूल जो है ना वो आपने इधर वायलेट किया है, तो ही शुड गो फॉर दैट एंड गिव अ हेड गो हेड, ठीक है. 10 days आपने पहले ही बताना है. कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. लसन समझ आ रहा है आपको? आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। समझ आ रहा है? जी सर, समझ आ गया। चलो. अच्छा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक बार फिर बता देता हूँ. प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, एक बार फिर बता देता हूँ. सिंगल स्टेज में क्या होता है? सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर. इसमें क्या होता है कि आपने एक ही स्टेज में एक ही एनवेलप खुलेगा, ठीक है, उसमें आपकी टेक्निकल बिड भी होती है और कमर्शियल बिड भी होती है, ठीक है. नॉर्मली ये वाला जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो उन चीज़ों के लिए होते हैं विच आर वेल नोन ब्रांड, विच आर वेल नोन टू अस एंड टू द सप्लायर ऑल्सो. इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती.
आपने इसकी कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इवेल्युएट नहीं करना, ठीक है। ये आपकी रिपीटेड परचेजिंग होती है, ठीक है। लाइक आपकी स्टेशनरी सप्लाईज हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, तो इसमें आप सिंगल स्टेज वन एनवलप कर लेते हो। एक ही एनवलप देगा वो आपको, उसी में आपके कॉम्पिटिटिव के उसके सारे स्पेसिफिकेशन भी लिखे होंगे, रेट्स भी लिखे होते हैं। ये नॉर्मली सिंपल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है जो हमारा चला आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, जो पब्लिक नहीं है, प्राइवेट भी, वो भी ये फॉलो करती हैं। सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज टू एनवलप में क्या करते हैं? सिंगल स्टेज टू एनवलप में क्या होता है, दो एनवलप्स होंगे, ठीक है। और सिंगल स्टेज में दोनों एनवलप्स खुल जाएंगे। उसी दिन आपका टेक्निकल भी खुल रहा है, उसी दिन कमर्शियल भी खुल रहा है आपका। ये अगेन वही है प्रोसेस, हमने इसको सिंगल स्टेज कर दिया, लेकिन एनवलप दो बनवा दिए हमने कहा भाई ये पहले एक ही एनवलप दो लिखे हुए थे, कमर्शियल और टेक्निकल एक ही एनवलप है, तो हमने कहा इसको दो अलग अलग एनवलप बना लो। होगा उसी दिन, ठीक है, दोनों एक ही दिन खुल जाएंगे। अगेन वही होती चीज़ है। लाइक इट कुड बी आपकी जो रिपीटेड परचेजिंग है, ठीक है, उनकी चीज़ों के आप इसमें रेट्स होते हैं, ठीक है। प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, स्टेशनरीज हो गया, ठीक है, जनरल ऑर्डर परचेजिंग हो गया, ये इसमें यूज होता है, ये दो मेथड्स। फिर आपका टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर कौन सा है? टू स्टेज वही जैसे बताया हमने, पहले स्टेज में आपका कमर्शियल बिड खुलती है, दूसरे में आपकी पहले स्टेज में टेक्निकल बिड खुलती है, टेक्निकल इवैल्यूएशन होगी, जो क्लियर होगा उसी की भी कमर्शियल बिड खुलती है। दैट्स कॉल्ड टू स्टेज प्रोसीजर, ठीक है। और नॉर्मली इट्स टू स्टेज टू एनवेलप्स, ठीक है। टू स्टेज वन एनवेलप भी होता है, और टू स्टेज सिंगल। तो दिस इज द वेरी कॉमन वन, टू स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर। किसी के लिए कोई इसमें परेशानी, कोई सवाल? क्लियर है सब इसके बारे में? एनी क्वेश्चन इन माइंड? किसी के दिमाग में कोई सवाल कुछ ऐसा पूछ ले प्लीज। चले आगे। यस। यस सर। एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, अगेन जैसे हमने बात की थी शुरू में ही, कि कौन सी बिड एक्सेप्ट करेंगे? लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड, ठीक है। और इफ नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर रूल्स, लॉ, रेगुलेशन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल एक इसराइली फर्म है, उसने पार्टिसिपेट किया आपके बिड में, और वो रेट्स कोट किए उसने, ठीक है। यहाँ पे भी एक केस आया था हमारे पास, और उसमें हैरान हो जाओगे आप सोच के कि दुश्मन आपके कितने करीब होता है। तो उसमें इसराइली फर्म से उन्होंने रेट कोट किए हुए थे। तो वी आर नॉट अलाउड टू हैव एनी कॉन्ट्रैक्टिंग विद एनी इसराइली फर्म, इट्स इन द रूल ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हालांकि पूरा पेपरा का रूल फॉलो हुआ है, सिंगल स्टे सिंगल सब कुछ वही प्रोसेस, कोई गलती नहीं है, लेकिन इट गोज अगेंस्ट द जनरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल कि वी आर नॉट अलाउड टू गो इनटू कॉन्ट्रैक्टिंग और एनी डील विद गवर्नमेंट ऑफ इसराइल। तो हम उसको बिड को कैनॉट, वी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट बिड, ठीक है, विद इन द ओरिजिनल एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द बिड वैलिडिटी, ठीक है। ओरिजिनल बिड पीरियड उसी में सारा काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंडेड पीरियड उसके अंदर ही काम हो गया, तो ये एक्सेप्ट द बिड्स। क्लियर अबाउट इट? कोई सवाल? ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नो negotiation with bidder having submitted the lowest evaluated bid or with any other bidder। ये कौन समझाएगा मुझे, इसका क्या मतलब है? सर मतलब एक दफा बिट अगर सबमिट होगी है तो उसको नेगोशिएट नहीं करना, जो दे दी वो दे दी। और क्या समझे आप लोग, कोई और ट्राई करो। सब लोग यही समझो जो अली ने बताया है? विपाश अपने लिए खरीदारी करती हो कभी, आप शॉपिंग करती होगी, लाजमन करती होगी, तो आप कभी निगोशिएट करती हो किसी चीज के ऊपर? नो सर, मैं तो नेगोशिएट नहीं करती। जिधर हम शॉपिंग करते हैं वहां नेगोशिएशन होती ही नहीं।
हाँ, मैं वाकई मैं सच बात बताऊं कि दिस इज द प्रैक्टिस। अब तो ये बिल्कुल सही बात है कि काफी साल हो गए मुझे भी। मैं बचपन अगर याद करूँ अपना, तो उस वक्त की बातें, मार्केट से हम प्रोक्योरमेंट करते थे। अब तो हर जगह प्राइस टैग्स लगे होते हैं, आप जाके सिर्फ प्राइस पे करते हो, क्रेडिट कार्ड रखते हो, नो नेगोशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मसला है, नॉर्मली वैसे लोग जो है ना, वो प्रीवियसली स्टैंडर्ड ये था जब ये रूल्स बने थे, तो नेगोशिएशन वर कैरिड आउट, ठीक है। तो इट्स नेवर एंडिंग नेगोशिएशन। अगर मैंने कहा यार, फॉर एग्जांपल लोएस्ट वैल्यूटेड बिडर है, या जो लोएस्ट बिड है उसकी 30 रुपीज़ है, मैंने कहा यार इसको कम कर लो। तो उसने कहा ठीक है, मैं 10 रुपये कम कर देता हूँ। वो 20 रुपये हो गए। तो उसने कहा यार मुझे आपने कहा, बाकी को क्यों नहीं कहा? बाकी ने कहा ठीक है यार, हमें भी कहते हो सकते हैं इसके रेट 40 थे। तो उसने कहा चलो यार 20 रुपये कम करा, तो 10 रुपये कम करा, 20 रुपये कम कर देता हूँ। अब तो 20-20 हो गए। अब किसको दूंगा कॉन्ट्रैक्ट में? फिर उसने कहा चलो 5 रुपये मैं कम कर देता हूँ। 5 रुपये और कम हो गए, ये 15 रुपये हो गए, ये 15 हो गए। इट्स अ नेवर गोइंग बैटल। अब आप क्या समझ रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट 10 रुपये में इसको दे रहा हूँ, जो उसने इनिशियली क्या रेट कोट किए थे, 30 रुपीज़ थे। तो ये 30 रुपीज़ वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या विल गिव मी द सेम वैल्यू ऑफ मनी फॉर 10 रुपीज़? वो वहीं से पैसे कम करना शुरू कर देगा, मटेरियल में चोरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। ही विल नॉट गिव मी इन एनी वर्ल्ड 30 रुपये की चीज़ 10 रुपये में कौन देता है? ठीक है। तो दिस वॉज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि वैल्यू फॉर मनी भी नहीं आती, इतना पे दिमाग कब आए। और फिर मसला ये आता था कि इट वाज नेवर एंडिंग बैटल, ठीक है। तो पेपरा ने कहा भाई नो निगोशिएशन, जो रेट्स आ गए वो रेट्स आ गए, आप इसमें निगोशिएशन नहीं करेंगे, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो मैं बता देता हूँ आपको, शायद आप इसको, आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है। पेपरा के साथ हमारी एक हुई थी कॉन्फ्रेंस में, हमने डिस्कशंस की थी। तो उसमें आई वाज वन ऑफ द पर्सन्स। हमने कहा कि निगोशिएशंस अलाउ होनी चाहिए। ये बात है 2019 की शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो जो रूल जिसने बनाए थे पेपर में, ही वाज द पर्सन हु वाज बेसिकली प्रेजाइडिंग द कॉन्फ्रेंस। तो वो आर्ग्यूमेंट इतनी चली, 3 दिन तक आर्ग्यूमेंट होती रही। उसने कहा चलो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ उसको, कि ये रूल में डाल देते हैं कि दे शुड अलाउ नेगोशिएशंस, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने रूल में नेगोशिएशन डाल दिया। मेरे ख्याल है हार्डली कोई 6 मंथ तक भी नहीं सर्वाइव कर पाया वो, और इट वॉज टेकन बैक, ठीक है। नेगोशिएशन वाला पार्ट उन्होंने फिर चेंज कर दिया। अभी तक यही है कि नेगोशिएशन स्टिल नॉट अलाउड। पहले डाल दिया था कि नेगोशिएशन इज नॉट अलाउड, फिर डाला कि नेगोशिएशन इज अलाउड, फिर डाल दिया कि नेगोशिएशन इज नॉट अलाउड। अभी तक क्या है, नेगोशिएशन इज नॉट अलाउड। ये जो बीच में अलाउ किया था ना, ये मैंने स्टोरी आपको बतानी क्या था। एक्चुअली हुआ क्या था कि देयर वाज अ डिबेट। इन्होंने कहा कि भाई नेगोशिएशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने बात की भी, वी कैन हैव अ डिबेट ऑन इट, कि कोई कहेगा भाई कि गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट करते हो, करोड़ों रुपए की प्रोक्योरमेंट है। अब शहबाज शरीफ क्या करता था, 5 बिलियन की प्रोक्योरमेंट थी। उसने कहा $5 बिलियन की प्रोक्योरमेंट है मेट्रो की। ठेकेदार को बुलाया, बुलाया यार इसे कम करो, कम करो, 3 बिलियन में कर लो। और उसके पास स्किल्स थी, वो कहता ठीक है मेरे पास स्किल्स है, मैं करता हूँ। वो ले दे के उसने कहा नहीं सर मैं करके, आप 4.5 बिलियन कर ले। तो गवर्नमेंट ने कितने बिलियन बचाए इसने? 0.5 बिलियन बचा लिए। और शहबाज शरीफ इस चीज़ का क्रेडिट लेता था कि मैंने ही पैसे बचाए गवर्नमेंट के, कि मैंने फला फला कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं कितने करोड़ का था, मैंने इतने बिलियन का था, मैंने उसको इतने में करवा के निगोशिएट करके कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर आप देखो तो बोलोगे सर ये तो नेगोशिएशन इज नॉट अलाउड, ये क्या हो रहा है, ठीक है। सवाल बनता है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो जो असल प्रोक्योरमेंट का नेगोशिएशन होता है वो क्या होता है, कि नेगोशिएशन विद द लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड, या लोएस्ट सप्लायर जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना, वो तो आप बेसिकली डिसाइड कर चुके हैं भाई, फला फला बंदे को मैंने 5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट उससे रेट कोट किए। उसको हमने बैठा दिया, हमने कहा भाई आप आ जाएं, बैठ जाएं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट करने से पहले। इसमें आप उनसे यू कैन आस्क फॉर प्रोटोटाइप। उससे आपके अपना जो भी सवाल जवाब पूछ लोगे, आप कहाँ से बना रहे हो, कहाँ सोर्सिंग है, कितने टाइम में दे दोगे, ये सारे क्वेश्चंस आप प्री इंटरव्यू या प्री क्वालिफिकेशन या प्री कॉन्ट्रैक्टिंग करते हो। उसी के अंदर आप क्या करते हो, कि आपने कहा कि यार अगर आपने कोई फर्दर डिस्काउंट देना है, तो यार प्लीज़ यू कैन गिव दैट। उसने कहा चलो यार मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, जो मेरे रेट्स हैं सब में फ्लैट। तो आपने कहा वेरी गुड। तो दिस इज एक्सेप्टेबल, फायदा हो रहा है ना मुल्क का।
तो ये पेपरा कहते हैं ठीक है चलो डिस्काउंट्स वाला पार्ट अलग है, टू द लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड। अब ये क्या चक्कर हो गया, ये होता था लाइक इन इंडिया, इंडिया की क्या गवर्नमेंट करती, जो मेरी आर्गुमेंट थी वो क्या करती थी कि जो नेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग होती थी उसमें क्या करते थे, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर ये 5 बिलियन की कॉन्ट्रैक्टिंग किसी ने रेट दी है, टाटा ने दिए 5 बिलियन का बना के देंगे इनको कोई प्रोजेक्ट, तो ये क्या करते थे, दे आस्क फॉर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अगर वो एमओडीपी का प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट में वो कहेंगे एमओएफए का बंदा आ जाए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का आ जाए, और हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का आ जाए, और किसी और मिनिस्ट्री के बंदे बुला, दो तीन तीन बंदे बुला लिए और उनकी टीम बना दी, उनको कहा यार जब ये आएगा ना नेगोशिएशन करने, आप लोगों में से उससे मुलाकात करनी है, और जिसने प्रोसेस में पैसा लगाना है उससे बात नहीं करनी, दे आर द इंडिपेंडेंट पीपल, ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज के लोग हैं। इन्होंने कहा यार, इन्होंने बात करनी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई आपने इस पैसे मजीद इसमें कम करना है, तो वो इस शर्म में आके थोड़ा सा वो रिलैक्स उनको देने के लिए गुड फेथ वो ज़रूर कम कर देते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हमारा इतना फ़ायदा हो गया। तो ये आर्ग्यूमेंट थी निगोशिएशन की हमारी, कि पेपरा शुड एटलीस्ट अलाउ दिस, कि ये निगोशिएशन अलाउ करें, इस तरह के लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड जाए उसको आप अलाउ करो। तो उन्होंने कहा ये निगोशिएशन नहीं है, अभी जो उसकी इंटरप्रिटेशन है ना, उन्होंने कहा दिस इज दीज द डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स ये दे सकता है, इसकी अपनी एक बिड है, ये किसी वक्त भी कह देगा ठीक है मुझे कम करना है रेट्स, मैं कम कर दूंगा चार्ज, ही कैन ऑलवेज डू दैट। तो निगोशिएशन में हमने उसको ये डाला था कि ठीक है लोएस्ट इवैल्यूएटेड जो बिड है वो अगर डिस्काउंट देना चाहता है, ही कैन आस्क फॉर, ही कैन गिव द डिस्काउंट्स, लेकिन उसमें वो बंदा होना चाहिए जो उससे अनकंसर्न हो। लाइक अगर आपके चीफ इंजीनियर ने उससे निगोशिएशन करना शुरू कर दी कि भाई फला मशीन मुझे आपने दी है 1 बिलियन की, ये मुझे 0.7 बिलियन की दे दें, तो दैट्स अगेन वो मेरी बात है कि उसमें एथिकल इश्यूज और ये सारी चीज़ें, हम कहेंगे यार इसमें आपकी जो है ना वो एचआरएम के बंदे बात कर लें, इससे फाइनेंस के कर लें, एडमिन के कर लें, तीनों की टीम बना दी, वो जाके इसे निगोशिएट करेंगे, लास्ट जो निगोशिएशन होगी। तो दैट्स बेसिकली एन ऑप्शन बट इट्स नॉट प्रैक्टिस, क्योंकि इसके अंदर पीपल हैव वेरी मच रिलक्टेंसी, और इतनी लोगों के अंदर देर नॉट सो मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रूल, लोग ये समझते हैं कि निगोशिएशन अलाउड नहीं है, तो वो निगोशिएट करते ही नहीं है, जो रेट है उसी पे आपके परचेज ऑर्डर बना देते हैं, ठीक है। कोई किसी ने सवाल पूछना है इसके बारे में प्लीज पूछ लें। किसी ने नहीं पूछना, सबको समझ आ गया। जब किसी को भी समझ नहीं आया, सर काइंडली थोड़ा आ सा गया एलेबरेट समझ। कीजिएगा। क्या कह रहे हो अदील? सर थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो तुम्हें क्या समझ आया, तुम ये बताओ पहले। सर मुझे ये समझ आया है कि जो लोएस्ट बिड एवेल्युएटेड है उसके साथ नेगोशिएशन नहीं हो सकती, उससे पहले जो बिड्स हैं उनके साथ हो सकती हैं। नहीं नहीं, उल्टा समझे हो, जो लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड है उसी के साथ निगोशिएशन आप कर सकते हो, उनके अलावा किसी से नहीं कर सकते आप। ठीक है सर। और उसको आप डिस्काउंट का नाम देते हो, कि मैंने आपसे कहा डील आपने विन कर लिया कोटेशन, मैं तुम्हें एग्जांपल देखा, मैं एसआईयूटी में गया, मैंने टेंडर विन किया था, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ गया, वो ओनर थे, हम दोनों के साथ, तो उन्होंने कहा कि जो उस वक्त एसआईयूटी के थे, मेरे ख्याल है कि अच्छा नाम है उनका, क्या नाम है उनका एसआईयूटी के जो है डॉक्टर है अदीब रिजवी, तो उन्होंने, अदीब रिजवी ने तीन का पैनल आया था, पहले तो 3 डॉक्टर्स आए, उन्होंने कहा यार हमारा एक खैराती इदारा है और इस तरह सिविल हॉस्पिटल है, ये एसआईटी की खिदमत है, ये है वो है, आपने विन कर लिया टेंडर, मजीद आप इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं? तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वी हैड मेड द टेंडर ऑन ब्रेक इवन, ये मैं कभी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, हमने कहा भाई ये तो वैसे ही ब्रेक इवन पे, हम तो इसमें पैसे कमा ही नहीं रहे, तो वी डोंट हैव एनी रूम, अगर हम नीचे जाते तो लॉस है हमारा पूरा, तो उन्होंने हमारे कहा कि वी के नॉट, उसने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हमें बेसिकली होता है हमारे साल पूछते हैं, तो इफ़ यू वांट टू गिव इट तो यू कैन ऑलवेज गिव इट, तो ये इस तरह तरीका होता है। और ये अदीब रिजवी उस वक्त
ही हैड लर्न द सेम टेक्निक फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से माइग्रेट करके आए हुए हैं यहाँ पे। तो वो मुझे, मैंने कहा था कि पेपर रूल्स की वायलेशन से कहा इंडिया में यही होता था, और मैंने यही बात को कंफर्म की, आज तक इंडिया में यही प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं कि दे फॉलो द सेम, कि अपनी मिनिस्ट्रीज की, गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट भी यही करते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बंदे बैठा देते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन के, फाइनेंस के, इधर के उधर के, अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन में, ताकि आपकी सप्लायर से कोई निगोशिएशन में कोई वो ना हो ना, कि यार आप दिखाने के लिए कि भाई मैंने इतना निगोशिएट किया, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे ना। तो ये इसमें इनको इन्वॉल्व करते हैं, जो अनइन्वॉल्व पीपल हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है इसमें, उस मिनिस्ट्री को। क्लियर है तुम्हें अदील, या भी कुछ सवाल है? नहीं सर, अब क्लियर है। हसन, तुम्हें आ रही है बात समझ, या कोई मसला तुम्हें आ रहा है? बाकी लोगों को समझ आ गया? जी सर। यस सर। अब ये ऑल्टरनेट मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, अभी 4 मेथड्स हैं, इनमें हम पढ़ भी चुके हैं, एक और वहाँ पर रिपीट कर देता हूँ उसका मैं। पैटिक परचेजेस क्या होता है? अगर इसकी लिमिट 25,000 से कम है कोई चीज़ आपकी, तो दैट फॉल्स इन पेटी परचेजेस, वो आप पेटी कैश कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ बिडिंग, इसके लिए बिडिंग की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और कोटेशन प्राइजेस की भी अगर है जरूरत, तो वो आपका अपना मेथड बताएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रिस्क्राइब अंडर रूल 4। ठीक है, अगेन रूल 4 क्या कहता है, शुड बी फेयर, वैल्यू फॉर मनी, और वो सारे रूल्स हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिमिट 25 से ज़्यादा होगी तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइड, इसको पैटी परचेजेस कहते हैं। रोज़ के खर्चे जो आपके होते हैं, जो आपने वो चीज़ें मंगवानी सप्लायर से, ठीक है यार ये ले आओ, पेट्रोल ले आओ, प्रिंटर ले आओ, टोनर ले आओ, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, आपने पेपर से मंगवा ली है, ये छोटी छोटी चीज़ें आप मंगवाते हो पैटी परचेजेस में। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमने RFQ वाला बताया था आपको। व्हाट इज RFQ? RFQ में क्या करोगे, जो आपकी, इसको हम LP भी कहते हैं, लोकल प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं। ये फाइनेंशियल लिमिट इसकी अगर 2 लाख, 1 लाख से कम है तो, और ये 5 लाख जो है ना ऑटोनोमस बॉडीज के लिए, इसकी आप कम से कम 3 कोटेशन कॉल करते हो। ठीक है, तो और आपको जो भी लोअर प्राइस होगा उसको आप कर लेते हो सिलेक्ट। ठीक है, अगेन लोअर प्राइस का मतलब वही है, लोअर वैलिडेटेड प्राइस। ठीक है, और फाइनेंशियल लिमिट ऑफ 1 लाख इज एक्सटेंडेबल इफ फुल जस्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड। ठीक है, इसमें ये फाइनेंशियल इसका ब्रैकेट है जिसमें आप रह के करना होता है। जो बिलो फाइनेंशियल लिमिट 1 लाख की है, उसमें आप सारे RFQs होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस, टेंडर नहीं करते आप, अखबार में इश्तेहार देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अखबार में इश्तेहार देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही सारा मेथड आपका वही चलता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें कोई मसला किसी को? एनी प्रॉब्लम विद दिस? नो सर। ओके, फिर इसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ये क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब प्रोक्योरमेंट एजेंसी में एंगेज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब मुझे पता है मेरा सप्लायर JF17 का OEM जो है वो कैटिक ही है, तो मैं डायरेक्ट कैटिक से ही ले लूंगा। मुझे क्या होता है, टेंडर कॉल करूँ, फिर कैटिक को उसको बिठाऊँ, वो फिर रेट दे, ये वो। तो अगर कोई डायरेक्ट सोर्सिंग है, पता है इसकी सोर्सिंग ही यही है, बंदा ही यही है, इसी से लेना है, तो आई कैन गेट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। ये स्पेशली जो इन्होंने बनाया था वो आपको देखो सूट भी कर रहा है। जैसे कि कोई आपने मशीन किसी से ली है, अब मशीन आपने ले ली है पार्ट ए से, सप्लायर ए से, होंडा की मशीन है, तो उसमें जो स्पेस लगेगी होंडा की लगेंगे ना, तो आपने होंडा की स्पेस होंडा से खरीदना है, तो आप डायरेक्ट होंडा से रब्ता करो और उसको बोलो मुझे स्पेस कितने के देंगे आप, या टोयोटा की स्पेस लगाने हैं तो टोयोटा से ले लो। ठीक है, ऐसे JF17 के अगर आपके स्पेयर से कैटेक से लेने हैं, तो आप उससे डायरेक्ट एक्विजिशन कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए टेंडर फ्लोट करने की जरूरत नहीं है। एक्विजिशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स और सप्लीमेंट्री सर्विसेज। सप्लीमेंट्री सर्विस का मतलब है मशीन ले ली है, अब उसकी कोई आफ्टर सेल सर्विस, कोई पार्ट खराब हो गया, कोई इसकी ऑक्सिलरी है, फ्रॉम OEM ओरिजिनल मैन्युफैक्चर और सप्लायर, इफ नॉट अप्लाई, इफ नॉट अवेलेबल फ्रॉम ऑल्टरनेट सोर्स। ठीक है, इफ ओनली वन मैन्युफैक्चर सप्लायर एग्जिस्ट, फिर क्या करोगे,
स्पेसिफिकेशन अप्रोप्रिएट फॉरम फॉर ऑथराइजेशन। इसके लिए फॉरम बनता है, वो कहते हैं ठीक है यार ये प्रॉपर्टी का केस है या नहीं, दे विल डिसाइड आउट। ठीक है, रिपीट ऑर्डर्स हैं, एक बंदे को आपने ऑर्डर दिया हुआ है और फिर अगर दोबारा फिर टेंडर करेंगे फिर मसला होगा, दोबारा उसी से ले लो, एक्सीडिंग 15% ऑफ द ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट। ठीक है, where a change of similar supplier would oblige the procuring agency to acquire material having different technical specification and characteristics। अब मुझे पता है कि मैं टोयोटा की मशीन ले ली है, ठीक है, तो मैं अगर होंडा के पार्ट्स लेता हूँ तो फिर मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, फिर दोबारा मशीन ही होंडा की लेनी पड़ेगी। तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि टोयोटा की मशीन टोयोटा के सप्लाई ही आए इसमें। ठीक है, दिस इज व्हाट द रूल 4 इज एक्सप्लेनिंग। चेंज ऑफ सप्लायर की ज़रूरत अगर है और उससे अगर मशीन की परफॉर्मेंस पे या उस पर मसला बनता है तो गो फॉर डायरेक्ट सोर्सिंग, इसी से ले लो। अब जिसने डायरेक्ट आपने दिया था पहले, आपको यार इसमें टेंडर में जाते हैं फिर इसके रेट कम आएंगे फिर मसले, मुझे लेना ही टोयोटा तो मैं टोयोटा से ले लेता हूँ। आई डोंट कम्पेंसेट द रेट, मैं रेट की जंग लड़ना ही नहीं चाहता, जिससे लिया था उसी से सप्लाई से अपने मैं स्पेयर्स ले रहा हूँ चाहे वो महंगे हैं। याद है हमने प्रोक्योरमेंट किया था, इसमें देखा था आफ्टर सेल सर्विस देंगे, स्पेयर पार्ट देंगे, दीज वर द कंडीशन हमने इसलिए पढ़ी थी ताकि आपको समझ में आए मशीन प्रोक्योरमेंट और उसमें स्पेयर पार्ट प्रोक्योरमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्रोक्योरमेंट। इन चारों में से किसी रूल्स के ऊपर किसी का कोई सवाल हो प्लीज पूछ ले। जी सर, एक सवाल है। हाँ बोलो। सर अब जैसे कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग वाला जो रूल है हम्म, और जो हमारा जेनेरिक वाला रूल जो था, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे फिर? जेनेरिक तो बेसिकली वो था ना कि आपको मैं कोई एसी लेना है, मुझे 50 एसी लेने हैं, 100 एसी लेने हैं, वो उसको रिलेट कर रहा है, वो उसको आंसर कर रहा है। ये जो रूल जो है हमारा, ये बेसिकली बता रहे हैं हमें पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीन पार्ट्स या इस तरह की चीजें जो हम किसी सप्लायर से लेते हैं, ये उसको बेसिकली कैटर कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कंडीशंस। सर जेनेरिक में भी जैसे आपने एक एग्जांपल दी थी कि हम पार्ट नंबर्स नहीं डिफाइन करेंगे या फिर ब्रांड नहीं स्पेसिफिकेशन लिखाओगे, ब्रांड बताएंगे नहीं या उसके। बताओगे, ब्रांड नहीं लिखोगे कि मुझे एलजी का एसी चाहिए, ग्री का चाहिए, आप लगा दोगे 1000 बीटीयू का मुझे एक एसी चाहिए, 500 बीटीयू का एसी चाहिए, ये बताओगे, जेनेरिक बताओगे, ब्रांड नहीं बताओगे। वो इसका था, इसमें हम ये बात करें कि जिससे आपने मशीन ली है आप उसी से स्पेयर्स खरीद सकते हो, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जिससे आपने कोई जहाज ले लिया उसी से आप स्पेयर्स खरीद लोगे, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आप जिसको आपने पहला ऑर्डर दिया था उसी को रिपीट ऑर्डर कर दोगे आप। पहली बार मैंने किट्स ली थी JF17 की कैटिक से, दूसरी बार भी मैं कर सकता हूँ, रिपीट ऑर्डर उसी से ले लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं चेंज ऑफ सप्लायर करूंगा तो मसला ये होगा कि आई हैव टू मेक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में जो लास्ट पार्ट लिखा है। ठीक है, तो इससे बेहतर है मैं डायरेक्ट उसी से ले लूँ जिससे मैंने मशीन ली, उसी के पार्ट्स लग जाएंगे मेरी मशीन में। इस रूल्स का ये मतलब है। अब मुझे पूछो सवाल के पूछे दोबारा। सर फिर इसका मतलब फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर में हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग यूज नहीं कर सकते कभी भी? डायरेक्ट ऑर्डर देखो, समझने की कोशिश करो कि मैंने अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है जहाज का, मैंने जैसे JF17 के जहाज के लिए थे स्पेयर कैटिक से लिए थे स्पेयर पार्ट्स, पहला ऑर्डर था 2018 में, तो मैंने ले लिए थे क्योंकि एविएशन के पार्ट्स है भाई, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है। जिसका जहाज है, जिसने बनाया है, उसने कहा भाई पार्ट्स मैं ही दूंगा, मैं ही OEM हूँ, उसने फिर OEM सर्टिफिकेट दिया था मुझे। फिर नेक्स्ट ईयर जब पेपर वाई ऑडिटर आया तो उसने कहा भाई इसका OEM आपने से क्यों लिया, हमने कहा भाई ये कैटेगरी इसका OEM है, OEM सर्टिफिकेट लगाया इसके साथ। उसने कहा अच्छा अच्छा ये OEM है, हमने कहा बिल्कुल OEM है। तो OEM बनने के लिए OEM का सर्टिफिकेट होता है, वो कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं होता, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ OEM होता है। फिर जाके आप उससे डायरेक्ट ले सकते हो। हर बंदे से आप डायरेक्ट नहीं बन सकते कि आप मुझसे लेना शुरू कर दो कि सर आप OEM है, तो मैं OEM नहीं हूँ भाई, मैं तो टेंडर में पार्टिसिपेट करके विन कर सकता हूँ। आई कैनॉट गिव यू डायरेक्टली एट एडवांटेज। OEM को एडवांटेज मिलता है ना कि उसका एडवांटेज है, उससे लेंगे सब। क्लियर अबाउट इट? जी सर। किसी ने और कुछ पूछना है, कोई सवाल? चले आगे। दूसरा क्या है, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय एन अप्रोप्रिएट फोरम। ठीक है, या प्राइसेस आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। और तीसरा क्या है कि जैसे आप लोग गाड़ियों की प्रोक्योरमेंट करते हो
तो बजाय इसके कि मैं लिखूं कि भाई मैंने GLI खरीदनी है, फला फला इश्तियाक मोटर्स और गुल मोहम्मद मोटर्स और ये सारी मोटर्स, मैं बोलता हूँ मैं डायरेक्ट टोयोटा से खरीद रहा हूँ गाड़ी, तो मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकता हूँ। पहले पेपर अलाउ नहीं करता था, पेपर ने कहा नहीं यार आप लोग ले लो, क्योंकि होता यही फिर वो महंगी खरीदेंगे, वो भी टोयोटा से खरीद के आपको दे रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स, ये लोकल ओरिजिनल फैक्चर के नाम में यही है, टोयोटा हो गया या सुजुकी हो गया, या तीसरा कौन है आपका, सुजुकी, टोयोटा और होंडा, ठीक है, तो आप इनसे डायरेक्ट ले सकते हो। क्लियर? यस सर। निगोशिएटेड टेंडरिंग क्या होती है, चौथी किस्म है इसकी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाना है, तो उसका डिज़ाइन एक बंदे ने बेचा था, कहा था यार ये मेरा डिज़ाइन है, उससे कोई गवर्नमेंट ने कोई मेरे ख्याल है 20 लाख रुपए इसको पे किए कि यार ये तुम्हारी डिज़ाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो हम अगर हम इसको अखबार में देते तो हमें कौन देता ये डिज़ाइन, कोई ऐसा है नहीं, डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। तो एनीथिंग विच इज आर्टिस्टिक वैल्यू या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो आप उससे डायरेक्ट निगोशिएट टेंडरिंग कर सकते हो। निगोशिएट टेंडरिंग क्या होता है, उस बंदे से होगा, उस बंदे को बिठाया, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया, 20 लाख रुपए की उसको पूरी डिज़ाइन थी, उसने कहा चले आप कितने की दे देंगे, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दे रही है, लगेगा हमें भी खुशी होगी। उसने कहा चलो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसकी कोई टेंडरिंग नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ, उसको कहते हैं निगोशिएटेड टेंडरिंग। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर आर्टिस्टिक रीजंस और रीजंस कनेक्टेड विद प्रोटेक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द सप्लायर्स मे बी मैन्युफैक्चर्ड और डिलीवर्ड ओनली बाय पर्टिकुलर सप्लायर। सो एक ही सप्लायर है, कोई एक ही बंदा से पेंटिंग की है, कोई ड्राइंग की है, कोई डिज़ाइन बनाया है, तो आप उसे डायरेक्टली निगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, या कोई इस तरह का है कि आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, मैंने कोई मॉलिक्यूल लेना है, ठीक है, या मैं 5th जनरेशन का कोई जहाज़ बना रहा हूँ, उसकी कोई मैंने R&D कराई है, तो उसकी मैं कॉल नहीं करूँगा टेंडर या कुछ भी, मैं ऐसे कहूँगा ठीक है यार ये पैसे आप इस फलां एजेंसी को दे दो, इन्होंने मेरे साथ R&D का काम किया है, बिकॉज ये सब उनका ही बस की बात है, और कोई इसका काम कर नहीं सकता, तो आई कैनॉट गो फॉर एनी नेगोशिएशन या टेंडरिंग इसमें। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस? क्लियर है सबको? नहीं समझ आया सर। आपको क्या समझ आया मुझे ये बताओ पहले। तो इसमें तो कुछ भी नहीं आया। अच्छा कुछ भी नहीं, चलो दोबारा समझाता हूँ। देखो निगोशिएट टेंडरिंग क्या होती है, मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास अपनी स्किल्स हैं, ठीक है, पहली स्किल क्या हो सकती है कि मैंने कोई अपना आर्टिस्टिक कोई काम बनाया, मेरी कोई डिज़ाइंस है, मेरी कोई अपनी स्किल्स है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, पेंटिंग्स मैंने बना ली, तो मैं मुझसे कोई खरीदने जाएगा तो मुझसे तो बोलियां नहीं लगवाएगा ना, क्योंकि मेरा काम रेयर है, मैं एक ही बंदा हूं जो दे सकता हूँ इस चीज़ को। तो आप मुझसे निगोशिएट कर सकते हो कि सर आप कितने की देंगे, मैंने कहा 20 लाख की दूंगा, आपने कहा चले सर 20 की नहीं 10 की दे दे, मैंने कहा चलो ठीक है, वी हैव गॉट अ डील, तो ये डील हो गई हमारी। तो इस तरह की कोई प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट करती है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही हुआ था अक्सर में, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोई मशहूर आर्टिस्टिक है, उसकी डिज़ाइन बनी हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने 20 लाख की थी, 10 लाख में खरीदी थी, ये जो भी था 10 लाख की थी, तो उसमें कोई इन्होंने अखबार में ना ऐड दिया, ना उसने कोई नेट निगोशिएट किया, वो डायरेक्ट उन्होंने कहा भाई दिस आर्टिस्टिक वर्क, तो हम निगोशिएट टेंडिंग करके इसको ले लिया। इसी तरह अगर आपने कोई जहाज़ के लिए काम बनाया, 5th जनरेशन कोई जहाज़ बन रहा है, तो उस पर आपने कोई डिज़ाइन बनवाई, उनसे कोई R&D का काम करवाया, कोई ऐसा काम करवाया जो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही टर्किश फर्म वो कर सकती है उस पर, तो उनको पेमेंट तो करनी है ना, तो आपने उनको निगोशिएटेड टेंडरिंग के क्लॉज के जरिए पेमेंट करवा दी, कि भाई इसके अगर 50 लाख बने तो आपने कहा ठीक है इसको 50 लाख दे दो, इससे हमसे, बिकॉज दे फॉल अंडर द हेडिंग ऑफ supplies involved are manufactured for purely for the purpose of supporting a specific piece of research, that is we are making 5th generation aircraft, या स्टडी करना चाह रहे हैं हम किसी टाइप की, तो उसकी वजह से हमने इससे लिया है। इस तरह का किसी और के पास दुनिया में कोई भी मटेरियल नहीं है। ठीक है, तो ये उन दो क्लॉजेज में आप निगोशिएटेड टेंडरिंग करेंगे। अब आ रहा है समझ, या दोबारा समझाओ? सर तो ये ओईएम वाला जो था, हम्म लास्ट जो था, हम्म। उसमें भी तो यही क्लॉज नहीं आ रही, उसमें हम निगोशिएट कर सकते हैं।
ओईएम नहीं होता ना, ओईएम तो मैं मेरा ओईएम तो, मैं तो पेंटर हूँ। ओईएम ओईएम तो मैन्युफैक्चर होता है ना, मैं मैन्युफैक्चर क्या कर रहा हूँ, मैं तो पेंटर हूँ, आर्टिस्टिक हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला हूँ, ये उनके लिए है। ओके सर। ठीक है, आगे चलें। क्लियर? किसी ने पूछना है कुछ तो पूछ लो, आगे जा रहा हूँ। या फिर क्या होगा, निगोशिएट टेंडरिंग फॉर द रीजंस ऑफ एक्सट्रीम इमरजेंसी ब्रॉट बाय इवेंट्स अनफोर्सिबल प्रोक्यूरिंग एजेंसी। अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इतना टाइम करूँ, वॉर हो गई है, कुछ जंग हो रही है, कुछ ऐसा सीन हो गया है, तो आई कैन ऑलवेज गो फॉर निगोशिएटेड टेंडरिंग। ठीक है, या कोई और रीजन है जो मैं जस्टिफाई कर सकूं बाद में कि मैंने इस वजह से निगोशिएटिंग टेंडरिंग की थी। ठीक है, और मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूं, तो आई कैन ऑलवेज गो फॉर निगोशिएट टेंडरिंग। ये बड़ा मुश्किल होता है जस्टिफाई करना, ये हो जाता है जस्टिफाई कि इमरजेंसी कोई हो गई है एक्सट्रीम। तो इमरजेंसी आपने डिक्लेयर नहीं करी, मैंने बताया था गवर्नमेंट विल डिक्लेयर द इमरजेंसी, ये बात याद रखना। ठीक है, कोरोना के जैसे दिनों में आ गया था ये सारा, तो निगोशिएट टेंडरिंग आपने कर ली, क्या रहेगी, देने वाला सप्लायर है, उससे हमने लेना ही लेना है। अगर हम नहीं लेंगे तो somebody else will buy it, हम फिर बैठे रहेंगे, तुमने से पहले कोई और ले, हमने ले लिया उससे सारा। लास्ट क्या चीज़ है, ये सब देख लेते हैं। अगर किसी को कोई मसला है पूरे मेथड में, तो 15 दिन का टाइम होता है, आप उसमें कोई कंप्लेन कर दो एवेल्यूशन बिट के पहले। ठीक है, तो वो फिर आपका एक ग्रीवेंस की एक बॉडी होती है, प्रोक्योरिंग एजेंसी पहले से बना लेती है, ताकि किसी को मसला तो ही कैन फाइल फॉर जुरिस्डिक्शन कि ये चीज़ आपने सही